Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 025850 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 850 का विश्लेषण। पेपर 850 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर इन इट। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक सेगमेंट या खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर है या व्याकरणीय अशुद्धि है, वही सेगमेंट हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ह्यूज का अर्थ है बहुत बड़ा या अधिक, डिफरेंस का अर्थ है अंतर, बहुत बड़ा अंतर है बिटवीन व्हाट दे प्रीच। प्रीच का अर्थ है प्रवचन देना, दूसरों को सिखाना, एंड व्हाट दे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का अर्थ है अभ्यास करना, अपने जीवन में लागू करना। वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, प्रैक्टिस्ड नहीं प्रैक्टिस होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, इसीलिए देयर इज है और व्हाट दे प्रीच सब्जेक्ट दे के साथ में प्रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। प्रैक्टिस्ड नहीं प्रैक्टिस होना चाहिए था। हमारा करेक्शन ऑप्शन सी में है, यही हमारा आंसर होगा। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बड़ा अंतर है, गैप है, बिटवीन व्हाट दे प्रीच वो क्या सिखाते हैं या प्रवचन देते हैं, एंड व्हाट दे प्रैक्टिस और किस चीज़ का वो अपने जीवन में अभ्यास करते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन सी रहेगा। करेक्शन ऑप्शन सी में ही है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77। एक बार फिर से वही निर्देश है। हमारा आंसर वो सेगमेंट वो ऑप्शन होगा जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो। तो पढ़ते हैं। समवन ब्रोक इनटू द स्टोर। विद्यार्थी ध्यान दे, ब्रोक इनटू सेकंड या पास्ट फॉर्म है फ्रेजल वर्ब ब्रेक इनटू की, जिसका अर्थ है कहीं जबरदस्ती घुस जाना या फिर बिना अनुमति कहीं घुस जाना, अक्सर चोरी करने के इरादे से। तो ब्रेक इनटू की सेकंड या पास्ट फॉर्म हुई ब्रोक इनटू द स्टोर। स्टोर है कोई दुकान आदि। एंड स्टोलन ऑल द कैश, कैश है नकद, फ्रॉम द टिल लास्ट नाइट। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ टिल शब्द का अर्थ है गले से, वो ड्रॉर इत्यादि जिसमें व्यापारी अपने नकद या अपना पैसा रखता है। वाक्य में एरर निसंदेह यहाँ है। स्टोलन नहीं स्टोल होना चाहिए था, क्योंकि वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है और वर्ब की फॉर्म सेकंड या पास्ट फॉर्म होगी। स्टोलन तो वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। स्टोलन नहीं स्टोल होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा। समवन ब्रोक इनटू द स्टोर एंड स्टोल ऑल द कैश फ्रॉम द टिल लास्ट नाइट। कल कोई व्यक्ति जबरदस्ती या फिर चोरी करने के इरादे से स्टोर में घुस गया और उसने रात को गले से सारा नकद चुरा लिया, सारा नकद जो है चोरी करके ले गया। वाक्य में करेक्शन सेगमेंट बी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78। निर्देश है फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का सिनोनिम हो, पर्यायवाची हो। प्रश्न शब्द है फैमिश्ड, जिसका अर्थ होता है बहुत भूखा, क्षुधातुर या बहुत भूखा, वेरी हंग्री। अवेलेबल ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, हंग्री। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन्हें भी रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए एपिटाइट का अर्थ है क्षुधा या भूख, इंग्लिश में हंगर। ऑप्शन बी जेस्टिक्यूलेशन एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। जेस्टिक्यूलेशन को हिंदी में कहते हैं अंग विक्षेप। अपने हाथों या बाहों के ऐसे मूवमेंट करने को जेस्टिक्यूलेशन कहा जाता है। हाथों या बाहों का मूवमेंट अक्सर किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए, किसी चीज़ को समझाने के लिए या जोर देने के लिए जब आप हाथों या बाहों का मूवमेंट करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं जेस्टिक्यूलेशन, हिंदी में अंग विक्षेप। और अंतिम ऑप्शन सी इंथ्रॉल्ड एक बहुत अच्छा शब्द है। इंथ्रॉल्ड का अर्थ है मंत्रमुग्ध या मोहित, इंग्लिश में फैसिनेटेड या फिर कैप्टिवेटेड। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी हंग्री ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79। फिर से वही निर्देश है, प्रश्न शब्द का सिनोनिम बताएं, पर्यायवाची बताएं। क्वेश्चन वर्ड है थ्वॉट, जिसका अर्थ है नाकाम करना या असफल कर देना। अगर कोई आपके प्रयासों को थ्वॉट करता है तो उन्हें असफल कर देता है, नाकाम बना देता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। फॉइल का भी वही अर्थ है, नाकाम कर देना, असफल बना देना। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। डिस्पैच का अर्थ है किसी चीज़ को भेजना या प्रेषित करना। रीटरेट का अर्थ है दोहराना, रिपीट करना।
और सीवियर का अर्थ है गंभीर या ग्रेव। हमारा आंसर ऑप्शन ए फॉइल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, अब की बार निर्देश है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब की बार हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का विलोम शब्द हो, उसका उल्टा अर्थ रखता हो। फैचुअस का अर्थ है सिली या स्ट्यूपिड या इडियोटिक, मूर्खतापूर्ण या सिली। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए सेंसिबल। सेंसिबल का अर्थ है समझदारी पूर्ण या वाइज। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन बी स्क्रैगी का अर्थ है बहुत पतला या दुर्बल या मरियल। अगर शरीर बहुत पतला हो, दुर्बल हो, मरियल हो तो उसे कहेंगे स्क्रैगी। इनेन का अर्थ है मूर्खतापूर्ण या सिली। ये प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, जबकि हमसे एंटोनिम पूछा गया है। और अंतिम ऑप्शन फॉल्स, आप जानते हैं फॉल्स का अर्थ है झूठा या असत्य। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, निर्देश है दी गई इडियम या मुहावरे का अर्थ बताएं। पढ़ते हैं। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का अर्थ है अगर कोई विवादास्पद चीज़ है तो उसको अब मत छेड़ो, जैसी है उसको रहने दो ताकि कोई संकट या झगड़ा या विवाद ना उत्पन्न हो जाए। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का अवेलेबल ऑप्शंस में अर्थ होगा ऑप्शन डी टू अवॉइड रीस्टार्टिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। तो कोई विवादास्पद या चीज़ जिससे झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, उसको हम ना छेड़ें, उसको रहने दें। टू अवॉइड रीस्टार्टिंग अ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ है झगड़ा। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू बी काइंड टू डॉग्स, कुत्तों के प्रति दयावान या फिर संवेदनशील होना, दया करना उन पर, नहीं। अ फेयर कॉम्पिटिशन, फेयर का अर्थ है ईमानदारी पूर्ण, जिसमें कोई पक्षपात ना हो। वेयर नीदर साइड हैज़ एन एडवांटेज, एक ऐसी स्पर्धा जहां दोनों में से किसी पक्ष को कोई विशेष लाभ नहीं है, नहीं। और अंतिम ऑप्शन सी कहता है टू किल डॉग्स क्वाइटली, शांति से कुत्तों को मार देना, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, वही निर्देश है दी गई इडियम के अर्थ को बताएं। लिव हाई ऑन द हॉक का मतलब है ऐश्वर्यमय जीवन जीना, टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी टू लिव इन लक्जरी, ऐश्वर्य का जीवन जीना, ऐश्वर्यमय जीवन जीना। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू गो टू बेड, सोने जाना, नहीं। टू स्टडी फॉर अ टेस्ट, बिल्कुल नहीं। और अंतिम ऑप्शन कहता है टू हैव समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए होना अपने पास, नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव और पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो दिए गए वाक्य के वॉइस को बदलता हो। पढ़ते हैं। व्हाट वाज शी डूइंग इन द हाउस। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इंटेरोगेटिव प्रकार का है। वाक्य का वॉइस है एक्टिव, सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और वॉइस है एक्टिव। हमें इसे बदलना है पैसिव वॉइस में। व्हाट वाज शी डूइंग इन द हाउस। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो व्हाट वाज बीइंग डन बाय हर। व्हाट वाज बीइंग डन बाय हर मात्र ऑप्शन ए में ही है, व्हाट वाज बीइंग डन बाय हर इन द हाउस। पैसिव वॉइस हुआ। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। व्हाट वाज डन नहीं, व्हाट वाज बीइंग डन होना चाहिए था क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। विद्यार्थी ध्यान दे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव जो रचना होती है वो होता है वॉज अथवा वर, जैसी भी आवश्यकता हो के साथ बीइंग लगा के वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। व्हाट वाज डन नहीं, व्हाट वाज बीइंग डन होना चाहिए था। ऑप्शन सी कहता है व्हाट वाज बीइंग डन बाय शी नहीं, बाय हर होना चाहिए था। एंड अंतिम ऑप्शन व्हाट इज डन, बिल्कुल नहीं, वाक्य भूतकालिक था। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य। हमारा निर्देश है हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें, तो पढ़ते हैं। दे सेड टू मी कोट हैव यू विजिटेड लंदन दिस समर, एंड ऑफ द कोट। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले ध्यान केंद्रित करें रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, जिसका अर्थ है डायरेक्ट स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा।
दूसरी बात, डायरेक्ट स्पीच में हैव यू विजिटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो बदल के हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और डायरेक्ट स्पीच में वाक्य का प्रकार है इंटेरोगेटिव, हैव यू विजिटेड, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव वाक्य। इस सारे आलोक में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो दे आस्क्ड मी, और हैव यू विजिटेड जो है प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जा रहा हो, और चूंकि इंटेरोगेटिव वाक्य है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला कंजंक्शन इफ अथवा वेदर का भी इस्तेमाल किया गया हो। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है, दे आस्क्ड मी इफ आई हैड विजिटेड। प्रेजेंट परफेक्ट बदल के हो गया पास्ट परफेक्ट, वाक्य की रचना सिंपल होगी ना कि इंटेरोगेटिव। इफ आई हैड विजिटेड लंदन दिस समर के स्थान पर दैट समर। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है दे आस्क्ड मी इफ आई हैव विजिटेड, नहीं इफ आई हैड होना चाहिए था। ऑप्शन सी कहता है दे आस्क्ड मी इफ आई विजिटेड, नहीं इफ आई हैड विजिटेड होना चाहिए था। अंतिम ऑप्शन डी कहता है दे आस्क्ड मी इफ डिड आई विजिट, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 निर्देश है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पहचाने। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत हो। निसंदेह हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, फिजियोनमी की स्पेलिंग में यहाँ जी होना चाहिए था, सही स्पेलिंग होगी PHYSIOGNOMY। शब्द के प्रोनंसिएशन पर भी ध्यान दिया जाए, शब्द का उच्चारण है फिजियोनमी, हम जी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसका उच्चारण नहीं करेंगे, प्रोनंसिएशन होगा, उच्चारण होगा फिजियोनमी। फिजियोनमी का अर्थ है चेहरा या फिर चेहरे के फीचर्स। तो किसी का चेहरा या चेहरे की भाव भंगिमाओं को कहते हैं फिजियोनमी। अक्सर फिजियोनमी हम उस संदर्भ में प्रयोग करते हैं जब हम चेहरे या चेहरे के जो हाव भाव हैं उनसे उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में आकलन करना चाहें। तो चेहरा या चेहरे के हाव भाव खासकर उस संदर्भ में जब हम व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे हों। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। पिक्चरेस्क का अर्थ है बहुत सुंदर, अक्सर कोई नज़ारा है बिल्डिंग आदि बहुत सुंदर हो तो पिक्चरेस्क। प्लेटो कहते हैं पठार को। और अंतिम ऑप्शन पिकलली, एक प्रकार का अचार है, एक पिकल है जिसमें सब्जियों वेजिटेबल्स और मसालों स्पाइसेस का प्रयोग किया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही होगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग में एरर है, अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई दोष नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस टू करेक्ट इट। वाक्य है शी इज सर्टेन टू स्क्रीम ब्लैक मर्डर व्हेन शी हियर्स अबाउट इट। वाक्य में हम ब्लैक को रिप्लेस करेंगे ब्लू से। विद्यार्थी ध्यान दें, स्क्रीम ब्लू मर्डर मूलतः एक मुहावरा है जिसका अर्थ है जोरदार विरोध करना। अगर आप बहुत नॉइजी तरीके से प्रोटेस्ट करें, विरोध करें, चिल्लाएं, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर स्क्रीमिंग ब्लू मर्डर। एक मुहावरा है। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा शी इज सर्टेन टू स्क्रीम ब्लू मर्डर। निश्चित रूप से वो जोरदार या शोरपूर्ण विरोध करेगी जब वो इस बारे में जानेगी, सुनेगी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, स्क्रीम ब्लू मर्डर। अन्य ऑप्शंस में स्क्रीम रेड मर्डर या स्क्रीम पिंक मर्डर बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 वही निर्देश है, रेखांकित खंड को रिप्लेस करें सही ऑप्शन से। नो वन कैन हार्म यू एज दो यू रिमेन यूनाइटेड। विद्यार्थी ध्यान दें, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, एज लॉन्ग एज। सबसे पहले रेखांकित खंड का अर्थ समझते हैं। एज दो का अर्थ है मानो कि, जैसे ही बिहेव्स एज दो ही ओन्ड दिस प्लेस, वो ऐसे व्यवहार करता है मानो यहाँ का मालिक हो। यहाँ एज दो नहीं, सो लॉन्ग एज या फिर एज लॉन्ग एज होना चाहिए था। सो लॉन्ग एज के स्थान पर एज लॉन्ग एज का भी प्रयोग संभव है। एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज का अर्थ है बशर्ते या प्रोवाइडेड दैट। हिंदी में बशर्ते, अंग्रेजी में प्रोवाइडेड दैट। इसे लगाकर वाक्य को पढ़ते हैं। नो वन कैन हार्म यू, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एज लॉन्ग एज या फिर सो लॉन्ग एज, बशर्ते यू रिमेन यूनाइटेड, आप कैसे रहें? यूनाइटेड रहें, जुड़े हुए रहें, एकता में रहें। तो कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज मीन्स प्रोवाइडेड दैट अथवा बशर्ते यू रिमेन यूनाइटेड, आप एकजुट रहें। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑल्दो का अर्थ है हालांकि, एज सून एज का अर्थ है जैसे ही कोई काम हो, जैसे एज सून एज पॉसिबल। हमारा आंसर ऑप्शन बी, सो लॉन्ग एज ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 88 निर्देश है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा प्रश्न शब्द है कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट का अर्थ है वो व्यक्ति जिसको अनिवार्य रूप से फौज में ले लिया गया है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, अ पर्सन हु हैज़ बीन ड्राफ्टेड इनटू मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस में अनिवार्य रूप से लेने को ड्राफ्टेड इनटू मिलिट्री सर्विस कहा जाता है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। रेप्यूटेबल ऑफिसर, रेप्यूटेबल का अर्थ है ख्याति प्राप्त या ख्यातनाम। ऑप्शन बी कहता है अ पर्सन हु कैन राइट इन मैनी लैंग्वेजेस, जो कई भाषाओं में लिख सकता हो। नहीं। अ पर्सन हु क्लेम्स टू चेंज ऑर्डिनरी मेटल्स इनटू गोल्ड, ऐसा व्यक्ति जो दावा करता है वो किसी भी साधारण धातु को सोने में बदल देगा। नहीं। कॉन्स्क्रिप्ट वह व्यक्ति है जिसे अनिवार्य रूप से फौज में ले लिया गया है। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है। पढ़ते हैं अ स्पीच और अ पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यूलजी। विद्यार्थी ध्यान दें, किसी की प्रशंसा में कहा गया कथन या कोई भाषण किसी की प्रशंसा में दिया गया हो या फिर किसी की तारीफ में कुछ लिखा गया हो तो ऐसा स्तुति लेख या प्रशंसा गान कहलाता है यूलजी। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गुजर गया हो, उसका निधन हो गया हो, तो अगर उसकी श्रद्धांजलि के रूप में भी कोई स्तुति पत्र पढ़ा जा रहा है, स्तुति गान किया जा रहा है, तो उसे भी यूलजी ही कहा जाता है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए, एंजियोलॉजी का अर्थ है शरीर की ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम का अध्ययन, मीन्स शरीर की रक्त वाहिकाओं तथा लसिका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम का अध्ययन। इटिमोलॉजी का अर्थ है शब्द उत्पत्ति विज्ञान, मीन्स शब्द कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। और आर्कियोलॉजी का अर्थ है बीते हुए समय के इतिहास या फिर उसकी संस्कृति का अध्ययन। तो बीती हुई संस्कृतियों का, गुजरे ज़माने के संस्कृतियों या फिर गुजरे ज़माने का ऐतिहासिक अध्ययन जो कहलाता है वो आर्कियोलॉजी कहलाता है। हिंदी में पुरातत्व शास्त्र। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। एंजियोलॉजी रक्त वाहिकाओं या लसिका तंत्र का अध्ययन भी नहीं, शब्द उत्पत्ति या व्युत्पत्ति विज्ञान भी नहीं और पुरातत्व शास्त्र भी नहीं। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्न हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को पहली बार में सीधे हल न करें, पहले उसे पढ़ें फिर हल करें और यदि समय अपर्याप्त हो, नाकाफ़ी हो तो फिर आधा पैसेज पढ़ें और फिर उसे हल करें। और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं स्टडीज़ हैव शोन, अध्ययनों ने यह दिखाया है यानी प्रदर्शित किया है दैट देयर इज़ नो स्टैंडर्ड एडवाइस। स्टैंडर्ड का अर्थ है मानक, जो लागू होती हो अधिकांश जगह। मानक एडवाइस है सलाह। वन कैन डैश टू पेरेंट्स, पेरेंट्स का अर्थ है माता पिता। सम गाइडलाइंस हाउएवर, गाइडलाइंस का अर्थ है कोई निर्देश या सलाह। हाउएवर यद्यपि, मे डैश, द फर्स्ट वन इज दैट चिल्ड्रन आर ऑल डिफरेंट, बच्चे सारे डिफरेंट अलग होते हैं। एंड देयर इज नो फिक्स्ड मेथड ऑफ डैश देम। इतना पढ़ने पर हमें खासा अनुमान हो चला है कि ये पैसेज है बच्चों को ट्रेन करने, बच्चों को बड़ा करने के बारे में और क्या नियम या सलाह इस संदर्भ में दिए जा सकते हैं पेरेंट्स को। तो पढ़ते हैं स्टडीज हैव शोन दैट देयर इज नो स्टैंडर्ड एडवाइस वन कैन डैश टू पेरेंट्स, वन कैन गिव टू पेरेंट्स, कि कोई मानक ऐसी सलाह नहीं है जो कोई व्यक्ति दे सकता हो माता पिता को। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। गिविंग नहीं, वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, गिव होनी चाहिए। और कैन मॉडल है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। गिवन भी नहीं, गिव भी नहीं। कैन के साथ किसी भी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, गिव, और वाक्य प्रेजेंट टेंस का भी है। वन कैन गिव टू पेरेंट्स। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, नो स्टैंडर्ड एडवाइस वन कैन गिव टू पेरेंट्स, सम गाइडलाइंस हाउएवर मे बी प्रोवाइडेड, कुछ गाइडलाइंस या फिर निर्देश दिए जा सकते हैं, कुछ निर्देश या गाइडलाइंस हो सकती है, मे बी प्रोवाइडेड। विद्यार्थी ध्यान रखें किसी भी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किंतु यदि मॉडल के साथ बी या हैव हो तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। यहाँ मे का पैसिव वॉइस है तो मे की जगह पर मे बी, और मे, कैन, कुड किसी भी मॉडल में बी के साथ हैव हो तो फिर थर्ड फॉर्म। मे बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड का अर्थ है देना, कुछ गाइडलाइंस अवश्य दी जा सकती हैं
आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। मे वॉज प्रोवाइडेड नहीं, मे इज प्रोवाइड भी नहीं, मे बीइंग प्रोवाइडेड भी नहीं, मे कैन कुड मॉडल्स के साथ बी लगा सकते हैं, बीइंग नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन 2 बी प्रोवाइडेड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सम गाइडलाइंस हाउएवर यद्यपि मे बी प्रोवाइडेड। द फर्स्ट वन इज दैट चिल्ड्रन आर ऑल डिफरेंट, बच्चे सारे अलग होते हैं। एंड देयर इज नो फिक्स्ड मेथड, और कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है, कोई नियत तरीका नहीं है ऑफ रेजिंग देम। विद्यार्थी ध्यान दें, रेज का अर्थ है बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें बड़ा करना, इंग्लिश में ब्रिंग अप। ऑफ रेजिंग देम, बच्चों को बड़ा करने का कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ब्रिंगिंग देम नहीं, ब्रिंगिंग देम अप हो सकता था, किंतु हमें अप नहीं दिया गया है। यदि यहाँ पर देम के उपरांत अप दिया होता तो हम भी ब्रिंगिंग को चुनते। नो फिक्स्ड मेथड ऑफ ब्रिंगिंग देम अप, लेकिन यहाँ अप नहीं है तो फ्रेजल वर्ब पूरी नहीं होगी। नो फिक्स्ड मेथड ऑफ रेजिंग देम। ग्रोइंग भी नहीं, टेम का अर्थ है पालतू बनाना। हमारा आंसर ऑप्शन बी रेजिंग ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए ऑफ रेजिंग देम ईच चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड विथ स्पेशल केयर। केयर है देखभाल, हर बच्चे को स्पेशल केयर या विशेष देखभाल से ट्रीट किया जाना चाहिए। ट्रीट का अर्थ है बर्ताव करना। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। विथ स्पेशल, केयरफुल नहीं, स्पेशल केयर देखभाल। केयरिंग भी नहीं, कंसर्न का अर्थ है चिंतित, वो भी नहीं। आगे बढ़ते हुए शुड बी ट्रीटेड विथ स्पेशल केयर। द सेकेंड इज, दूसरी बात है दैट हेरिडिटी। हेरिडिटी का अर्थ है अनुवांशिकता, अपने पूर्वजों से, माता पिता से जो हम गुण प्राप्त करते हैं, लक्षण प्राप्त करते हैं, उस आनुवांशिकता को कहते हैं हेरिडिटी। दैट हेरिडिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है आनुवांशिकता। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के लिए, एंड पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के लिए। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। पर्सनल का अर्थ है व्यक्तिगत, पर्सनल का अर्थ है कार्मिक अर्थात कर्मचारियों से संबंधित। पर्सनल डिपार्टमेंट कंपनीज में वो डिपार्टमेंट होता है जो कर्मचारियों और उनसे संबंधित कार्यों को करता है। तो कार्मिक या कर्मचारियों से संबंधित। प्रिवेंशन का अर्थ है रोकथाम। हमारा आंसर ऑप्शन सी पर्सनैलिटी ही रहेगा। बोथ इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी, बुद्धिमत्ता तथा व्यक्तित्व। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। इन आवर मेट्रो सिटीज, मेट्रो सिटीज का अर्थ है बड़े शहर। हमारे बड़े मेट्रो सिटीज में द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हाई राइज बिल्डिंग्स, ऊंची इमारतों को कहते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स, एंड नियर बाई स्लम्स, स्लम का अर्थ है कच्ची बस्तियां, झुग्गी झोंपड़ियां, इज डैश, इज अपॉलिंग। हमारे मेट्रो सिटीज में, हमारे महानगरों में, हमारे बड़े नगरों में, तो महानगरों में जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ज़्यादा है ऊंची बिल्डिंग्स और आसपास की कच्ची बस्तियों या फिर झुग्गी झोंपड़ियों में। इस अपॉलिंग, अपॉलिंग का अर्थ है भयावह। कोई चीज़ अगर बहुत बुरी हो और बहुत ज़्यादा उससे आपको मन में भय, चिंता आदि उत्पन्न हो तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं अपॉलिंग, हिंदी में भयावह, हॉरिफिक। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। कंफर्टिंग का अर्थ है जो चीज़ आपको राहत देती हो। इंटरेस्टिंग है दिलचस्प या रुचिकर, और लॉडेबल का अर्थ है प्रशंसनीय। हमारा आंसर ऑप्शन डी अपॉलिंग ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। द पॉलिटिशियन वॉज रिस्पॉन्सिबल, पॉलिटिशियन जिम्मेदार था, फॉर डैश वायलेंस इन द यूनिवर्सिटी, फॉर इंसाइटिंग वायलेंस। विद्यार्थी ध्यान दें, इंसाइट का अर्थ है भड़काना, उकसाना, अंग्रेजी में प्रोवोक करना, फॉर प्रोवोकिंग। फॉर इंसाइटिंग, भड़काने के लिए, वायलेंस है हिंसा, इन द यूनिवर्सिटी, जो राजनीतिज्ञ था या राजनेता था वो जिम्मेदार था यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में हिंसा भड़काने के लिए। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। इंस्पायरिंग का अर्थ है प्रेरित करने से या प्रेरित करने वाला। लूजिंग आप जानते हैं, लूज की आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। और प्रिपेयर का अर्थ है तैयारी करना। हमारा आंसर ऑप्शन ए इंसाइटिंग ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 97 आपकी बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न, जिसे हल करने की विधि से आप भली भांति परिचित हैं। दिए गए सेगमेंट्स को पहले पढ़ें और फिर उन्हें सही क्रम में रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। आफ्टर सेविंग सम मनी यू कैन इन्वेस्ट इट टू हेल्प इट ग्रो। पैसा बचाने के बाद आप उसका निवेश कर सकते हैं ताकि वो बढ़ सके।
मैनी पीपल फेस प्रॉब्लम्स, फेस का अर्थ है सामना करना, बहुत सारे लोग समस्याओं का सामना करते हैं, बिकॉज दे डोंट मैनेज देयर फाइनेंसेस वेल। फाइनेंसेस का अर्थ है आपका वित्त, तो आपके वित्तीय संसाधनों को आपके फाइनेंसेस कहा जाएगा, क्योंकि वो अपने वित्तीय संसाधनों का सही प्रबंधन नहीं करते। सेविंग अ लिटिल है थोड़ा पैसा बचाना एवरी मंथ इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट। ये अच्छी शुरुआत होगी कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने बचाएं। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग वाइजली, अच्छे से बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से पैसा बचाना और निवेश करना, इन्वेस्टिंग एंड निवेश करना कैन दस का अर्थ है इस प्रकार, मेक लाइफ ईजियर, आपके जीवन को तुलनात्मक रूप से आसान बना सकता है। लेस स्ट्रेसफुल का अर्थ है तनावपूर्ण, आपके जीवन में वो सुविधा और सुख बढ़ा सकता है और तनाव घटा सकता है अगर आप बचाएं पैसा और उसका बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से निवेश करें। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है ये नियमित रूप से पैसा बचाने और उसके सही निवेश करने के बारे में है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं BC तथा AD। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड B, Many people face problems because they don't manage their finances well। बहुत से लोग समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि वो अपने वित्त का सही तरह से प्रबंधन नहीं कर सकते, अपने संसाधनों का। बी के उपरांत खंड C, सेविंग अ लिटिल, थोड़ा बचाना एवरी मंथ, हर महीने इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट, ये शुरू करने का सही तरीका है। उसके उपरांत खंड A, आफ्टर सेविंग सम मनी, कुछ पैसा बचा लेने के बाद यू कैन इन्वेस्ट इट टू हेल्प इट ग्रो, आप इसका निवेश कर सकते हैं ताकि वो पैसा बढ़े। और अंतिम खंड मात्र D ही हो सकता है। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, आपने यहाँ सेव कर लिया और फिर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, बचाना और फिर उसे निवेश करना वाइजली कैन दस मेक लाइफ ईजियर एंड लेस स्ट्रेसफुल। और इस प्रकार पैसा बचाना और फिर उसे निवेश करना, उसको निवेश करना या उसे निवेशित करना आपके जीवन को आसान बना सकता है और आपके तनाव को कम कर सकता है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले खंड B, उसके उपरांत C और अंत में A तथा D। ऐसा ऑप्शन है मात्र ऑप्शन B, BCAD, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। हल करने की विधि वही है, पहले पढ़ते हैं फिर सभी सेगमेंट्स को सही तरह से रीअरेंज करते हैं, पढ़ते हैं। आई फाउंड, मैंने पाया, ही वॉज एन ओल्ड सेलर, सेलर का अर्थ है नाविक, वो एक बूढ़ा नाविक था जो जहाज पर काम करता हो। हु न्यू, जो जानता था, ऑल द सी फेयरिंग मैन इन ब्रिस्टल, सी फेयरिंग का अर्थ है जो समुद्र की यात्राएं करते हैं, अर्थात जो मैरी टाइम काम में है, जो समुद्र में या जहाज़ों में काम करते हैं, आते जाते रहते हैं। इन ब्रिस्टल, सो आई हायर्ड हिम ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट का अर्थ है वहीं, हायर का अर्थ है किसी को नौकरी पे रख लेना। टू बी द शिप्स कुक, कि वो शिप का कुक होगा, वहाँ शिप पर खाना बनाएगा। बट ही टर्नड आउट टू बी मच मोर, पर वो क्या बनकर सामने आया, टर्नड आउट मीन्स सामने आया, हमारे सामने ये प्रकट हुआ। और हमने क्या पाया, वो कुक से भी बहुत ज़्यादा बढ़कर निकला। ही हैड लॉस्ट हिज हेल्थ, उसका स्वास्थ्य कमज़ोर हो गया था। ही हैड लॉस्ट हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ कम हो गई थी। वाइल लिविंग ऑन लैंड, ज़मीन पर रहकर, क्योंकि वो सेलर था। एंड वॉज ईगर टू वर्क एट सी, और वो बहुत ईगर, उत्सुक था कि वो वापस से, वर्क एट सी का अर्थ है समुद्र में काम करने का अर्थ है वापस नाविक के रूप में जहाज पर काम करने से। अगेन एज अ कुक, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, विद्यार्थी ध्यान दें, डॉक का अर्थ है गोदी, बंदरगाह का वो हिस्सा जहाँ पर शिप्स लोड और अनलोड होते हैं, डॉक कहलाता है, हिंदी में गोदी। व्हेन, जब, आई बाई चांस, संयोग से, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, मैं अचानक ही किसी अजनबी से बाई चांस बात करने लग गया। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि जो नरेटर है वो कहीं डॉक पर था, वहाँ वो किसी अजनबी से बात करने लगा जो कि एक पुराना सेलर था और कुक के रूप में बहुत समय तक जो है किसी शिप पर अपनी सेवाएं दे चुका था और अंत में उस व्यक्ति को हायर कर लिया गया। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले खंड डी, उसके उपरांत ए, सी तथा बी। सबसे पहले सेगमेंट डी, इंट्रोडक्टरी खंड।
आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, मैं डॉक पर था या गोदी पर था, व्हेन बाई चांस, संयोग से, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, मैं एक स्ट्रेंजर से, अजनबी से बात करने लग गया। उसके उपरांत खंड ए, आई फाउंड, उस अजनबी के बारे में मैंने क्या पाया, ही वॉज एन ओल्ड सेलर, वो एक पुराना बूढ़ा नाविक था, काफ़ी समय तक वो सेलर रहा होगा। हु न्यू ऑल द सी फेयरिंग मैन इन ब्रिस्टल, ब्रिस्टल एक नगर का नाम है, जो कि ब्रिस्टल में सभी सी फेयरिंग लोगों को जानता था, जो समुद्र में आया जाया करते थे, मीन्स मेरी टाइम लोग थे, समुद्र की यात्राएं करते थे, या फिर वो भी सेलर्स थे। उसके उपरांत हो सकता है मात्र खंड सी, ही हैड लॉस्ट, ही उस स्ट्रेंजर के लिए प्रोनाउन है, ही हैड लॉस्ट हिज हेल्थ, उसका स्वास्थ्य काफ़ी कमज़ोर हो गया था, वाइल लिविंग ऑन लैंड एंड वॉज ईगर टू वर्क एट सी अगेन एज अ कुक, और वो बड़ा उत्सुक था कि वो दोबारा काम करे जो है नाविक के रूप में। और अंतिम खंड मात्र बी ही हो सकता है, सो इसलिए आई हायर्ड हिम ऑन द स्पॉट, मैंने उसे तुरंत ही नौकरी पर रख लिया। टू बी द शिप्स कुक, कि वो हमारे शिप पर कुक का काम करे, हालांकि बट ही टर्न्ड आउट टू बी मच मोर, बट का अर्थ है लेकिन, किंतु वो कुक से बहुत ज़्यादा बनकर साबित हुआ, मीन्स उसके पास और भी कई दक्षताएं, योग्यताएं या अनुभव था जो कुक से बहुत ज़्यादा था। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले ओपनिंग सेगमेंट डी, उसके उपरांत ए, सी तथा बी, इसी क्रम में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, डी, ए, सी, बी, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99, निर्देश है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का विलोम शब्द हो, एंटोनिम हो। पढ़ते हैं, स्टेल का अर्थ है बांसी, हमारा आंसर होगा फ्रेश, फ्रेश है ताज़ा, तो स्टेल बांसी, एंटोनिम हुआ फ्रेश या ताज़ा। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। फ्लैट का अर्थ है समतल, अथवा किसी बिल्डिंग में रहने की जो इकाई होती है उसे भी फ्लैट कहा जाता है, तो बिल्डिंग का फ्लैट अथवा समतल। ड्राई है शुष्क या सूखा, और अंतिम ऑप्शन सेवर, एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। शब्द सेवर का अर्थ है किसी खाने पीने की चीज़ का स्वाद लेना या फिर किसी स्वाद का आनंद लेना। हमारा आंसर ऑप्शन बी फ्रेश ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 100, हमारा आंसर वो शब्द होगा, वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत हो, रॉन्गली स्पेल्ड हो। निसंदेह हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। शब्द ट्रेजर की स्पेलिंग में ई के उपरांत ए भी होना चाहिए, ट्रेजर है खजाना, ट्रेजर ई के उपरांत ए भी होना चाहिए, खजाना। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। टेमरिंड का अर्थ है इमली, टर्मोइल का अर्थ है उथल पुथल या अस्त व्यस्तता, इंग्लिश में केओस या डिसऑर्डर या ट्यूमल्ट। अंतिम ऑप्शन डी, ट्रूथफुल का अर्थ है सच्चा या सत्यता पर आधारित। हमारा आंसर ट्रेजर ही रहेगा क्योंकि अन्य किसी ऑप्शन की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 850 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।